हेलो दोस्तों, मगध क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज मैथ की परीक्षाएं हुई और साइंस का भी एग्जाम स्टार्ट हो गया है। साइंस के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें फिजिक्स से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, उन्हें केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ने हैं। और आपके प्रश्न का लेवल जो आज के एग्जाम हुए वो काफ़ी ईजी पैटर्न पे थे। और आज मैथ का मेरा भी एग्जाम था, जिसके कारण वीडियो बनाने में आज लेट हो गया है। थोड़ी सी आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइए अब आज के पूछे गए प्रश्नों को मैं हल करता हूँ, जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछे गए प्रश्न थे, जो मुझे याद है। स्मृति पे आधारित मैं प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलीय कॉपर सल्फेट का अनुसूत्र क्या है? आपको मैं बता दूं, जलीय कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं तुतिया, या बोलते नीला थोथा, या बोलते नीला कशिश। और इसका सूत्र अब आपके माइंड में आ गया होगा, CuSO4 इंटू 5H2O। ये इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है? देखिए, आपको पूछा गया तो निष्क्रिय गैस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए निष्क्रिय गैस कौन कौन है। निष्क्रिय गैस का सूत्र है, हीरो ने किया आकर 0 रन। निष्क्रिय गैस का सूत्र क्या है? हीरो ने आकर किया 0 रन। हीरो मतलब हीलियम, ने मतलब नियॉन, आकर मतलब आर्गन, किया मतलब क्रिप्टन, और 0 मतलब जेनॉन, और रन मतलब क्या? रेडॉन, है ना। एग्जामिनर बहुत तेज होता है, वो ऑप्शन को इस प्रकार से सेट करता है कि बच्चा को यहां पे रेडियम नहीं रेडॉन दिखाई दे। तो यहां पे देखिए क्या सेट किया है कि निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नियॉन है, जो निष्क्रिय गैस है। नियॉन यहां पे आपका ऑप्शन जो है, सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया था वो आपको हीलियम दिया गया था। यहां पे ऑप्शन आपका हीलियम है, जो निष्क्रिय गैस है। थर्ड ऑप्शन आपका देखिए Ra। यहां पे बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं Ra और Rn में। Rn को पढ़ते हैं रेडॉन, जो निष्क्रिय गैस है, और Ra रेडियम है, जो निष्क्रिय गैस नहीं है। रेडियम क्या है? शक्तिशाली रेडियो सक्रिय तत्व है, और रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलता है। आज पूछा था कि अल्फा पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा किरण पर +2 इकाई आवेश होता है। इस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग यहीं पे कंफ्यूजन करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? रेडॉन, रेडियम, क्योंकि रेडियम निष्क्रिय गैस नहीं है ना। क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि यहां पर रेडॉन है, इसलिए बच्चों अब कंफ्यूजन हो जाते हैं कि Ra रेडॉन या रेडियम। तो याद रखेंगे, Ra से होता है रेडियम, और रेडियम निष्क्रिय गैस नहीं है, रेडियो सक्रिय तत्व है। और इस तत्व का खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी, जो काफी शक्तिशाली रेडियो सक्रिय तत्व है। और रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, यानी इसका आंसर हो गया रेडियम। अब हम लोग जानेंगे अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। देखिए, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौशादर कहते हैं, और नौशादर में पाया जाता है ऊर्ध्वपातन का गुण। यानी नौशादर में क्या पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन, जलयोजन नहीं, समायोजन नहीं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है कि वैसा अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, नौशादर, है ना, नेप्थलीन, ये जितने भी है एक उदाहरण है आपके किसके? ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस अवस्था से सीधी गैस अवस्था में। और इसके 3 उदाहरण दे रहे हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं। नौशादर, जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, जो आपको पूछा गया है, तो अमोनियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन। इसके अलावा नोटेड पॉइंट, नेप्थलीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, कपूर में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। हो सकता है एक कल के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन, CNG का अवयव है। C मतलब क्या होता है? आपका कंप्रेस्ड नेचुरल और गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। इसमें आपका मुख्य जो अवयव होता है क्या होता है? मीथेन। अब अगली क्वेश्चन पूछा था LPG। ये तो सभी लोग आप लोग जानते हैं,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है C4H10, है ना। यहां पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा C4H8 में, क्योंकि ब्यूटेन अल्केन, तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इसलिए ब्यूटेन का सूत्र होगा 4। ब्यूट पढ़ते हैं 4 को ना, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना 10, C4H10। अगले क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा था, अपवर्तनांक के लिए सही है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट होते हैं क्या, आपके आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए साइन आई और साइन आर को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम, जो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए नियतांक होता है, और इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। जो आपसे पूछा गया था कि अपवर्तनांक के लिए कौन सही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है साइन आई बटे साइन आर। मैं जो बता रहा हूं, मैं खुद एग्जाम देकर आया हूं, और मेरे स्मृति में यह आधारित है कि फर्स्ट ऑप्शन था आपका यही। मैं जितने भी क्वेश्चन यहां लिखा हूं, ये आपके एग्जाम में इसी प्रकार से थे, है ना। तो अपवर्तनांक के लिए क्या हो गया आपका साइन आई बटे साइन आर। चलिए अगली क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या है। आपको मैं बता दूं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, और लेंस के क्षमता को हम लोग व्यक्त करते हैं मीटर में, और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। तो यहां पे आपका प्रश्न क्या था कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो देखिए मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, यानी लेंस की क्षमता को पावर ऑफ लेंस कहते हैं, P कहते हैं। तो P बराबर होता है 1/f, तो P बराबर 1, f का मान 50 सेंटीमीटर ना, यार सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 50 से भागा देंगे, तो 100 से भागा देंगे तो 100 कहां चल जाएगा आपका ऊपर, है ना। 50/100 100 ऊपर, अब 50 दूनी काट देंगे 100, तो कितना आया 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2 डायोप्टर। अगली क्वेश्चन आप लोग समझ गए, बस फोकस दूरी की व्युत्क्रम लिखकर और आपको 100 से भागा देना था, क्योंकि लेंस की क्षमता हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 डायोप्टर। उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात को समझ गए होंगे। अब अगली बात को मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगले देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है, मैं आपको बता दूं ब्लू कप होता है, ब्लू कप फंसा, है ना। ये आप एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, ब्लू क्रो फंसा नीला कप में, है ना। यानी कहने का अर्थ क्या होता है कि कॉपर का जो रंग होता है ना, वो आपका नीला होता है। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल कौन होता है, जो हाइड्रोजन आयन को जल्दी त्याग नहीं करता है, जो त्याग देता है वो प्रबल अम्ल होता है। तो यहां पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल आपकी प्रबल अम्ल है, HCl आपके प्रबल अम्ल है। यहां पे दिया है नौसादर, जो ऊर्ध्वपातन है, अम्ल नहीं है। तो सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, एसिटिक अम्ल। CH3COOH को पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं सिरका में, याद रखेंगे। तो इसका दुर्बल अम्ल का आंसर हो गया CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में प्रबल क्षार कौन है। मैं आपको बता दूं प्रबल क्षार कौन होता है, जो हाइड्रा ऑक्साइड को जल्दी त्याग देता है, वो आपका क्या होता है प्रबल क्षार होता है। तो इसमें आपका प्रबल क्षार कौन होगा, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट 11, 1D लेंस का क्षमता होगा, यानी एक डायोप्टर लेंस का क्षमता होगा, यानी एक डायोप्टर मान आया है। तो इसमें से कौन सा सही है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है, तो 1 है ना, तो 1 मीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा ना, तो वैल्यू 100D आ जाएगा। 1/100 लिखेंगे तो 100D आ जाएगा। 4/100 करेंगे तो 25 को 100 25 आएगा। 5/100 करेंगे तो 20 आएगा। तो इसका आंसर 1, यानी कहने का अर्थ है 1/1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपको 1D, यानी आपके कहने का अर्थ है कि 1D लेंस की क्षमता क्या होगा 1 मीटर। याद रखेंगे आप लोग, बस मिला लेंगे। आप लोग एग्जाम देकर आए हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से एग्जाम दिए होंगे, और जो विद्यार्थी एग्जाम नहीं दिए हैं और आपके मित्र हैं,
तो कृपया मेरे बताए गए वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छा जा सके और पैटर्न को समझें। और यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बस एक लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिए ताकि मैं आपके स्नेह और प्यार से और भी वीडियो में आपके लिए बनाता रहूं। अब अगली क्वेश्चन, 68 ग्राम H2O2 में अणुओं की संख्या कितना है। अब देखिए ये आपके मोल कॉन्सेप्ट से है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी मैं बता देता हूं। यहां से ध्यान देखिएगा, इसका क्या होगा H2O2। सबसे पहले मोल का इसका निकालेंगे, क्या अणु है तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है तो 2 का भार 2 हो गया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी कितना हो गया 32। 32 अधो कितना आ गया 34। अब देखिए H2O2 को पढ़ते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ना ये आपका क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड है ना, जिसको आप रेडॉक्स ऑक्साइड भी कहते हैं। रेडॉक्स उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसका उपयोग हम लोग खास कर करते हैं दांत वगैरह साफ करने में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो इसका पूछा था आप लोगों से क्या कि H2O2 में अणुओं की संख्या कितना है, तो 68 ग्राम है ना। तो आपको मोल का फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद ही होगा। थोड़ी सी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, मोल का फॉर्मूला आप लोगों को सभी को याद होगा। मोल बराबर क्या होता है आपको पता ही है, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान अब बट्टे उसका आणविक भार। तो द्रव्यमान कितना दिया गया आपका जी 68, अब बट्टे कितना 34, तो कितना मोल आ गया 2 मोल। लेकिन पूछा है क्या अणु की संख्या, तो एक मोल में अणु की संख्या कितना होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23, पता है ना। तो यहां कितना मोल है 2 मोल, तो 2 मोल में 6.023 गुने 10 के पावर 23 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी आएगा कितना 12.046 गुने 10 के पावर 23, है ना अणु की संख्या। तो ये आपकी हो गई क्या संख्या। अब देखिए अगली बात को मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ऑप्शन था सभी, क्योंकि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं अभी लिख दे रहा हूं सभी। अब अगली बात देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिक है। तो इसका सोल्व आप इसी प्रकार से करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 34 ग्राम H2O। कुछ नहीं करना है, 34 बटे आणविक द्रव्यमान निकालकर आपको भागा दे देना है, और भागा देने के बाद जिसमें क्या मोल की संख्या कहने का अर्थ है अधिक आएगा, उसमें अणुओं की संख्या क्या होगा अधिक। तो इसका आंसर होगा 34 ग्राम H2O। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं उनके एग्जाम में भी निलंबन और कोलाइड से प्रश्न आ सकते हैं। आप लोग निलंबन को जो जान लें, निलंबन क्या है, निलंबन वैसा मिश्रण है जिसमें यदि किसी पदार्थ को आप घोल दें तो इसके निलंबित कण जो है वो आपको दिखाई दे कुछ देर बाद, यानी पूरी तरह से उसमें नहीं घुल पाए, ये आपके निलंबन होते हैं। जैसे आटा और पानी का मिश्रण निलंबन है। कीचड़, कीचड़ में क्या होता है मिट्टी, जल, बालू, ये आपका क्या है निलंबन है। चौक और पानी का मिश्रण ये क्या है आपका निलंबन है। और कोलाइड क्या है जो छन्ना पत्र से आर पार हो जाते हैं, जैसे रक्त, शाही, गोंद, ये सारे आपके कोलाइड हैं, है ना। तो अब आपका प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए कि निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है। मैं आपको क्या बताया कि कोलाइड कौन कौन है, रक्त है, दूध है, और साबुन के द्वारा उत्पन्न झाग कोलाइड है, और इसमें निलंबन है कौन मिट्टी का जल। तो आपका क्वेश्चन क्या है निम्न में कौन कोलाइड नहीं है, तो मिट्टी में जो जल है वो आपका कोलाइड नहीं है। तो मिट्टी में जल क्या है, हो सके नेक्स्ट एग्जाम पूछ सकता है, निलंबन है। निलंबन का क्या क्या उदाहरण दिए, जो जल में आपको दिख जाए कुछ समय बाद वो निलंबन हो गया, निलंबित हो गया। जैसे कीचड़, मैंने बोला कीचड़ हो गया ना, कीचड़ में क्या होता है, और आटा और पानी का मिश्रण निलंबन हो गया। चौक और पानी का मिश्रण जो दिख जाए है ना वो आपका निलंबन, और जिसको छन्नी से छान दें वो पार हो जाए वो आपका कोलाइड होगा। तो आपका क्वेश्चन था निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, तो इसका आंसर होगा जल में मिट्टी। अगले क्वेश्चन देखिए, सिनेबार किसका यस्क है।
अक्सर विद्यार्थी तो याद रहता है, बस मॉडरेट प्रश्न था और बहुत इजी लेवल के थे, जिनके भी एग्जाम नहीं हो बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है तो बस एक काम करना है, सब्सक्राइब कर लें और आपका जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर को मैं समाप्त कर दूंगा एग्जाम देने से पहले। और जिनके एग्जाम हो गए वो आंसर को मिलाएं और खुशी मनाएं। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, सिनेबार। मैं आपको बता देता हूं, मरकरी का अयस्क सिनेबार होता है, इसका आंसर तो होगा मरकरी। अब देखिए टीन का अयस्क होता है टीन अस्टोन, SnO2, टीन अस्टोन आपका टीन का अयस्क होता है। अब यहां पे पीवी को होता है सीसा, सीसा का बहुत महत्वपूर्ण अयस्क है, सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है पीवीएस को हम लोग कहते हैं गैलेना। आप लोग याद रखेंगे, कॉपी में वहां पे लिख लेंगे कि सीसा के अयस्क क्या होते हैं, गैलेना। हो सकता है कल एग्जाम में ये प्रश्न आपके लिए आ रहा होगा, क्योंकि सिनेबार पूछ दिया है, सिनेबार मरकरी का अयस्क है और गैलेना बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है। गैलेना किसका होता है, सीसा का, याद रखेंगे। इसका कौन होता है, सीसा। और ये आपका चांदी जानते ही हैं कि चांदी विद्युत का सर्वाधिक क्या होता है, सुचालक होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, यानी सिनेबार का अयस्क कौन हो गया आपका, मरकरी। और कल के लिए मेरा गेसिंग है, आएगा सीसा, याद रखिएगा। गलेना किसका अयस्क है, सीसा का। सीसा गलेना का सूत्र क्या होता है, पीवीएस। चलिए अगली बात, पत्थर को छेद करने और काटने में कार्बन का कौन सा अपरूप का प्रयोग होता है। कितनी अच्छी क्वेश्चन है। अब पत्थर को छेद करेंगे तो कठोर पदार्थ से ना, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, कार्बन का अपरूप हीरा। अब कल के एग्जाम के लिए मैं बताता हूं, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एक अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। नोट कीजिएगा, मैं कल के लिए बोल रहा हूं, ग्रेफाइट एक अधातु जिसमें चालक का गुण पाया जाता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का संरचना षष्ठकोणीय होता है। अगली बात, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंस्करण पूछेगा, sp2 होता है। अब मैं हीरा के लिए बोलता हूं, हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होता है। हीरा प्राकृतिक में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है और हीरा में कार्बन का प्रसंस्करण sp3 होता है। जिनके एग्जाम नहीं हुए वो कॉपी पे लिख लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको कल आ सकता है ना। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, ग्रेफाइट का प्रसंस्करण sp2, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होगा, सुचालक। ग्रेफाइट का संरचना षष्ठकोणीय, उसके बाद हीरा का संरचना चतुष्फलकीय, हीरा में कार्बन का प्रसंस्करण sp3, सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा। चलिए अगली बात, निम्न में कौन सा फेरस सल्फेट में फेरस को विस्थापित कर देगा। यानी फेरस सल्फेट का विलयन है जिसमें फेरस मतलब लोहा, तो लोहा को विस्थापित कौन कर सकता है, तो लोहा को विस्थापित कौन करेगा, जो लोहा से ज्यादा क्रियाशील होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर, मरकरी और चांदी नीचे है और जस्ता जो है ये आपका ऊपर है, इसलिए जस्ता जो होगा वो आपके फेरस सल्फेट के विलयन से फेरस को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या आंसर होगा, जिंक। अगली क्वेश्चन, निम्न में कौन संक्रमण तत्व है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में संक्रमण तत्व पूछे हैं, संक्रमण तत्व के बारे में आप लोग जान लीजिए। संक्रमण तत्व कहते हैं हम लोग डी ब्लॉक के तत्व को आवर्त सारणी में, संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व को। और संक्रमण तत्व आपके किस से स्टार्ट होते हैं, अस्केडियम होते हैं खासकर, उसके बाद क्या होते हैं, मैग्नीज होते हैं 25 मुख याद रखेंगे, है ना, कॉपर होते हैं आपके, है ना। यहाँ पे और क्या दिए गए हैं, मरकरी दिए गए हैं, और क्या दिए गए हैं आप लोगों के लिए, सीसा दिए गए हैं, टंगस्टन दिए गए हैं। टंगस्टन भी आपके संक्रमण तत्व हैं, याद रखेंगे। W मतलब होता है टंगस्टन, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74, है ना। संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक का है, आपको पकड़ना है कि डी ब्लॉक का कौन है। इसके अलावा संक्रमण तत्व और कौन हो गए, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो लोहा भी आपके संक्रमण तत्व हो गए, यानी ये भी संक्रमण तत्व हो गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ संक्रमण तत्व कौन नहीं है, सीसा जो है डी ब्लॉक में नहीं पाया जाता है, सीसा आपके पी ब्लॉक में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा, सीसा आपके संक्रमण तत्व नहीं है। याद रखेंगे संक्रमण तत्व हम लोग किसे कहते हैं, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के एलिमेंट को, है ना। अस्केडियम, मैग्नीज, कॉपर, टंगस्टन, लोहा
इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, क्रोमियम, है ना, इस सारे आपके डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट तत्व हैं, निकेल, है ना, कोबाल्ट, इस सारे आपके डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व हैं। और संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था किसका होता है? संक्रमण तत्व का। चलिए अगली, सॉफ्ट ड्रिंक में अम्ल पाया जाता है। आपको पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में जब कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलता है ना। यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलता है। तो जब जल में घुल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन सा अम्ल बनाएगा? H2, तो H2, कार्बन एक तो कार्बन एक, ऑक्सीजन दो और एक कितना? 3, H2CO3। और H2CO3 को हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है उलट दिया था, आप लोग बस इतना ही पढ़ते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसका आंसर क्या होगा? H2CO3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगली क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण में कौन सा प्रकाश का झुकाव अधिक होगा? अब देखिए मैं थोड़ी सी आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में बता देता हूं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है इस प्रकार से, और इस विभक्त होने की घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और इसमें कहने का अर्थ है कि इसको आप लिखते हैं VIBGYOR। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपसे झुकाव पूछा था तो झुकाव सर्वाधिक किसका होगा? बैंगनी का, यानी इसका आंसर क्या होगा? बैंगनी। याद रखेंगे। और सबसे कम झुकाव किसका होगा? लाल का। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। याद रखेंगे। और श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने की घटना को कहते हैं हम लोग क्या? वर्ण विक्षेपण। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैं आप लोग को बस कहने का अर्थ है क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए इससे संबंधित मैं प्रश्न दे रहा हूं। तो इस प्रश्न को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दें, ताकि प्यार और स्नेह से मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूं। अब देखिए अगली क्वेश्चन, अल्फा किरण पर आवेश होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि अल्फा बीटा गामा क्या है। रेडियो सक्रिय किसी भी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होता है। तो देखिए अब आपके प्रश्न क्या आ सकते हैं, जो मैं यहां लिख रहा हूं। आपके प्रश्न आ सकते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के किस भाग से अल्फा बीटा गामा, किस भाग से अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है। आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे, नाभिक से निकलता है। अब नाभिक से अल्फा बीटा और गामा निकलता है। अब मैं आपको बता दूं, अल्फा पर कहने का अर्थ है आवेश जो होता है वो आपका +2 आवेश होता है। आवेश होता है +2 और मात्रा होता है इस पे 4। आवेश +2 और मात्रा कितना होता है? 4। अब आपका प्रश्न यही तो है कि अल्फा किरण पर आवेश पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? +2। अब हम लोग गामा किरणें की बात कर ले तो गामा किरणें पर आवेश होता है -1 आवेश होता है, और इस पर कोई मात्रा नहीं होता है ना। सॉरी, ये आपका बीटा किरणें हैं, है ना। बीटा किरणें पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीटा किरणें की। तो बीटा किरणें पे आवेश जो होता है वो आपका -1 आवेश होता है, और इस पर किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होता है। अब हम लोग गामा किरणें की बात कर ले तो ये आपका उदासीन होता है। गामा किरणें पर किसी भी प्रकार के आपके आवेश नहीं पाया जाता है। तो आपका प्रश्न यही था ना। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, और इससे संबंधित मैं आपको 2 क्वेश्चन में बता देता हूं, ताकि कल जिनका एग्जाम होगा ना शायद प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने कल बोला था
कि तृतीया का सूत्र पूछा जाएगा, आप लोग देख लेंगे, संक्रमण तत्व को देख लेंगे, आप लोग कलर वाले को देख लेंगे, तो सारे प्रश्न पूछे गए थे। 5 से 10 प्रश्न मेरे बताए गए, एक दिन क्लास से 10 नंबर सही बच्चों का बढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी नंबर बढ़ेगा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहां पे हम लोग मुख्यतः बात कर रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणें की। अब देखिए अल्फा, बीटा और गामा किरणें की मैं आपके साथ में बात करता हूं कि अल्फा, गामा और बीटा किरणें क्या होती है। जैसे आपसे पूछेगा, हमारी बात को समझेंगे, आपसे क्वेश्चन आने की संभावना क्या होगा, 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा किरण निकलने पर, एक अल्फा किरण निकलने पर, है ना, निकलने पर न्यूट्रॉन की संख्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले लिखेंगे 92 और 238। मैं आपको बता दूं कि एक अल्फा किरण निकलता है तो इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है। परमाणु संख्या नीचे 2 की कमी और ऊपर होता है 4 की कमी, नीचे होता है, मैं आपको बता दूं यहां पे अब कौन तत्व आएगा हमको नहीं पता है, तो यहां पे एक्स तत्व मान लेते हैं। अब इसका परमाणु संख्या 92 है, तो जब एक अल्फा निकलता है ना, तब परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होता है, यानी 238 - 4, है ना। अब बताइए आपका यहां पे क्या आ गया, x 90 और कितना आ गया 234। अब आप लोग का क्या पूछा है, न्यूट्रॉन। बस निकालने के लिए आप लोग जानिएगा कि एक अल्फा किरण निकलेगा ना, तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन 2 अल्फा भी आ सकता है, 3 अल्फा भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे कहता है कि 2 अल्फा निकालेंगे, तो एक अल्फा से 2 की कमी, तो 2 अल्फा से 4 की कमी, 3 अल्फा से 3 दूनी 6 की कमी। इसी प्रकार द्रव्यमान में एक अल्फा से 4 की कमी, तो 2 अल्फा से 8 की कमी द्रव्यमान में। अब इसका न्यूट्रॉन पूछा है ना, तो देखिए न्यूट्रॉन बराबर सीधे सीधे क्या कीजिएगा ना, ऊपर में से नीचे आप घटा दीजिएगा, 234 - 90, है ना। न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला होता है A - P, तो नीचे में से ऊपर घटाइएगा। A मतलब परमाणु द्रव्यमान और P मतलब ये प्रोटॉन है, तो 234 में से 90 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा क्या, 144। आपका क्या पूछ रहा था, न्यूट्रॉन, तो ए आंसर हो गया आपका क्या, न्यूट्रॉन। इसका आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब मैं आपको इससे संबंधित एक प्रश्न और बना देता हूं, ताकि अब आपकी यदि अल्फा, बीटा, गामा से आए तो आप कभी घबराएंगे नहीं। इसके अलावा कॉपी पेन आप लोग लिए होंगे तो इस बात को लिख लेंगे, सर्वाधिक आयनन क्षमता आएगा तो अल्फा किरण का, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सर्वाधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण का होता है, सबसे कम किसका होता है, गामा किरण का होता है। आयनन क्षमता की मैं बात कर रहा हूं। अब वेधन क्षमता की बात करूंगा कि सर्वाधिक वेधन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण का। देखिए आयनन क्षमता पूछेगा तो अल्फा किरण का, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, और वेधन क्षमता सर्वाधिक पूछेगा तो गामा किरणें का। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि सर्वाधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण का होता है और सर्वाधिक वेधन क्षमता होता है गामा किरणें का, है ना। अब जानते हैं कि अल्फा किरण जो होता है ना, अल्फा किरण जो होता है वो आपके हीलियम के समान होता है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा किरण किसके समान होता है, हीलियम के समान होता है। अब मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, पूछ दिया एग्जामिनेशन में कि एक्स कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 90 है, परमाणु भार 232 है, इसमें से पहले 2 अल्फा निकलता है, तो 2 अल्फा निकलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कौन तत्व आएगा नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं जेड आएगा। अब 90, एक अल्फा से मैंने बताया 2 की कमी, तो 2 अल्फा से 90 माइनस क्या कर देंगे, 4 की कमी, 2 अल्फा है इसलिए मेरे 4, 1 से 2, तो 2 से 4। अब ऊपर क्या 232 है ना, ऊपर क्या होता है, अल्फा निकलने से 1 से 4 की कमी, तो 2 से 8 की कमी, है ना। अब यहाँ पे बताइए क्या आपका आएगा, जेड 90 में से 4 घटाइएगा 86 आएगा परमाणु संख्या, और 232 में से यदि आप 8 घटाइएगा तो आपका क्या आएगा 224। अब यदि इसमें न्यूट्रॉन पूछता तो कुछ नहीं करते हैं, 224 में से 86 आप घटा देते हैं, जो आपका शेष आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग निकाल लेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी मैं बीटा के बारे में बता देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए बीटा किरण निकलता तो क्या होता है,
अब यहाँ पे मेरे पास कोई x तत्व है जिसका परमाणु संख्या 90 है और 234 है, यहाँ से बीटा निकलता है। तो याद रखेंगे जब बीटा निकलेगा, जैसे x कोई तत्व था, हम भी z मान लिए, एग्जामिनर x दिया तो हम z मान लिए, तो गलती क्या की है, बीटा जब निकलेगा तो परमाणु संख्या में बस 1 बढ़ेगा, ठीक है। और ऊपर में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि आप लोग लिखे हैं कि बीटा पर -1 आवेश होता है, मात्रा इसका नहीं होता है, तो क्या होता है, आवेश इंक्लूड होता है। तो 90 और 1 कितना हो जाएगा, 91, यानी आप लोग के लिए यहाँ z 91 आएगा और 1 कितना आएगा, 234। अब न्यूट्रॉन यदि इसमें निकालना होगा तो आप 234 में से 91 घटा के आंसर आप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने बताया अल्फा और बीटा के बारे में। गामा निकलेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन से कल के एग्जामिनेशन में 5 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो भी आपके दोस्त हैं कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।